नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के उन खास हिस्सों पर बात कर रहे हैं जो अनुसूचित जनजातियों मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब से जुड़े हैं। जी। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जो बताते हैं कि संविधान कैसे इन समुदायों की सुरक्षा, उनके विकास और सशक्तिकरण की बात करता है। तो आज का मकसद है इन प्रावधानों को थोड़ा खोल कर देखना, समझना कि ये क्या है और क्यों जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, और ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा संविधान सिर्फ एक आप कह सकते हैं कानून की किताब नहीं है। हाँ। ये एक सामाजिक दर्शन भी दिखाता है और इसमें साफ दिखता है कि समाज के वो तबके जो शायद पीछे रह गए ऐतिहासिक रूप से, जैसे अनुसूचित जनजातियां, उनके लिए एक विशेष चिंता है। ये प्रावधान सिर्फ कानूनी धाराएं नहीं है, बल्कि एक कोशिश है उन्हें बराबरी पर लाने की, एक समावेशी भारत बनाने की। सही कहा। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि संविधान की नज़र में ये अनुसूचित जनजाति हैं कौन। दिलचस्प बात यह है कि संविधान में कहीं शेड्यूल्ड ट्राइब शब्द की परिभाषा नहीं दी है। नहीं दिए, बिल्कुल। लेकिन अनुच्छेद 366 उसका क्लॉज 25 वो एक इशारा करता है। वो कहता है कि अनुसूचित जनजातियां मतलब वो जनजातियां या समुदाय या उनके हिस्से जिन्हें अनुच्छेद 342 के तहत ऐसा माना गया है। जी। तो फिर सवाल उठता है, अनुसूचित 342 क्या है? हाँ, अनुच्छेद 342 वो पावर देता है राष्ट्रपति को। अच्छा। राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए अगर राज्य है तो राज्यपाल से सलाह करके एक नोटिफिकेशन, एक अधिसूचना जारी कर सकते हैं। और उसमें वो बता सकते हैं कि किन समुदायों को उस खास राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जनजाति माना जाएगा। अच्छा, तो ये लिस्ट राष्ट्रपति तय करते हैं राज्यपाल की सलाह पर शुरू में। लेकिन एक बार ये लिस्ट बन गई तो फिर इसमें कोई भी बदलाव, किसी को जोड़ना या हटाना, वो सिर्फ संसद ही कर सकती है, कानून बनाकर। अच्छा, ये अहम है, मतलब प्रक्रिया तय है। हाँ, और ये पहचान की प्रक्रिया बहुत मायने रखती है क्योंकि किसी समुदाय का इस लिस्ट में आना ही उन्हें वो सारी विशेष अधिकार और सुरक्षा का हकदार बनाता है जो संविधान देता है। ये प्रक्रिया इसलिए भी जरूरी है ताकि ये पक्का हो कि फायदे सही लोगों तक पहुंचे, कोई मनमानी ना हो। राष्ट्रपति की अधिसूचना, फिर संसद का अधिकार, ये इसे एक व्यवस्थित, एक गंभीर प्रक्रिया बनाता है। ठीक है, तो ये हुई पहचान की बात। अब आते हैं सामाजिक सुरक्षा पर। संविधान कैसे बचाता है अन्याय और शोषण से? कई तरीके हैं, जैसे अनुच्छेद 17 है। हाँ, अस्पृश्यता वाला। जी, छुआछूत को पूरी तरह खत्म करता है। कहता है कि किसी भी रूप में इसे मानना अपराध है। अब आप कहेंगे ये तो सीधे एसटी से नहीं जुड़ा, पर ये उस सामाजिक बराबरी की नींव रखता है जो सभी वंचित समूहों के लिए जरूरी है ना। बिल्कुल, इसे सिद्धांत स्थापित करता है। फिर है अनुच्छेद 23। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये मानव तस्करी, बेगार मतलब जबरदस्ती काम कराना, इन सब पर रोक लगाता है। बंधुआ मजदूरी जैसी चीजें। बिल्कुल, जिनसे कई आदिवासी समुदाय ऐतिहासिक रूप से पीड़ित रहे हैं। फिर अनुच्छेद 24 है जो 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कामों में जैसे फैक्ट्री या खदानों में लगाने से रोकता है। और ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि बाल मजदूरी की समस्या आदिवासी इलाकों में हमने देखी है, ज्यादा होती है। जी हाँ, और इन सारे प्रावधानों के पीछे का जो बड़ा विचार है वो सिर्फ कुछ बुरी प्रथाओं को रोकना नहीं है, बल्कि हर नागरिक की गरिमा, उसके मानव अधिकारों को स्थापित करना है। यह अनुच्छेद राज्य पर, सरकार पर ये जिम्मेदारी डालते हैं कि वो अपने नागरिकों को शोषण से बचाए। और आप देखें, इन्हीं संवैधानिक निर्देशों से प्रेरणा लेकर बाद में कानून बने, जैसे बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 का या बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 का। अच्छा, तो ये संविधान से ही निकले हैं। हाँ, ये दिखाता है कि संविधान कैसे जमीनी बदलाव के लिए एक आधार तैयार करता है। सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ उनकी जो अपनी अलग संस्कृति है, शिक्षा की जरूरतें हैं, संविधान उसका भी ध्यान रखता है। बिल्कुल रखता है। अनुच्छेद 15(4) बहुत अहम है इस मामले में। 15(4)। हाँ, ये राज्य को इजाजत देता है कि वो सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, जिनमें एसटीज भी आते हैं, उनकी भलाई के लिए, उनकी उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। और इसी के तहत जो शिक्षण संस्थानों में हम आरक्षण देखते हैं, उसका रास्ता खुला। अच्छा, तो ये
अनुच्छेद 15(4) ही है आरक्षण का आधार शैक्षिक संस्थानों में। जी, एक प्रमुख आधार यही है। फिर अनुच्छेद 29(1) है, वो भी बहुत दिलचस्प है। हाँ, वो क्या कहता है? वो कहता है कि भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों का कोई भी समूह हो, अगर उनकी अपनी कोई खास भाषा है, लिपि है या संस्कृति है, तो उसे बनाए रखने का उनको पूरा अधिकार होगा। ये जनजातीय समुदायों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी भाषाएं, उनके रीति रिवाज अक्सर मुख्यधारा से अलग होते हैं। हाँ, ये संतुलन साधने वाली बात है। एक तरफ आप उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए 15(4) जैसे प्रावधान दे रहे हैं, आरक्षण दे रहे हैं। जी। दूसरी तरफ अनुच्छेद 29 से उनकी विशिष्ट पहचान को भी बचा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। संविधान ये नहीं चाहता कि विकास की दौड़ में ये समुदाय अपनी जड़ें, अपनी पहचान खो दें। इसी से जुड़ा हुआ अनुच्छेद 46 भी है शायद, जो नीति निदेशक तत्वों में है। हाँ, बिल्कुल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। वो कहता है कि ये राज्य का कर्तव्य है कि वो कमजोर वर्गों, खासकर एससीज और एसटीज के शैक्षिक और आर्थिक हितों का खास ध्यान रखें और उन्हें सामाजिक अन्याय और हर तरह के शोषण से बचाए। ये एक तरह से राज्य के लिए एक नैतिक कंपास के तरह काम करता है कि आपको इस दिशा में काम करना है। और एक और अनुच्छेद था 350(a), मातृभाषा में शिक्षा वाला। हाँ, वो भी बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 350(a) कहता है कि जो भाषाई अल्पसंख्यक समूह हैं, उनके बच्चों को प्राथमिक स्तर पर, मतलब प्राइमरी लेवल पर, उनकी अपनी मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं देने की कोशिश करनी चाहिए। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात हुई। बिल्कुल, क्योंकि कई आदिवासी बच्चों की पहली भाषा, घर की भाषा, राज्य की मुख्य भाषा नहीं होती। अगर शुरुआती शिक्षा अपनी भाषा में मिले तो सीखना ज्यादा आसान और असरदार हो सकता है ना? सही बात है। ये सारे प्रावधान मिलकर दिखाते हैं कि संविधान सिर्फ वोट या नौकरियों की ही बात नहीं कर रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि संस्कृति, शिक्षा, पहचान, इन सबको भी महत्व दे रहा है। हाँ, सांस्कृतिक निरंतरता और सार्थक शिक्षा दोनों पर जोर है। अनुच्छेद 29 और 46 मिलकर सांस्कृतिक संरक्षण और सामाजिक न्याय को जोड़ते हैं, जबकि 15(4) और 350(a) शिक्षा के जरिए सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन उनकी अपनी पहचान का सम्मान करते हुए। अब आर्थिक सुरक्षा और प्रशासन की तरफ आते हैं। यहाँ अनुच्छेद 244 और वो जो 5वीं और 6ठी अनुसूचियां हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जी हाँ, ये बहुत खास है। अनुच्छेद 244 मूल रूप से ये बताता है कि जो अनुसूचित क्षेत्र, शेड्यूल्ड एरियाज हैं, और अनुसूचित जनजातियां हैं, उनका प्रशासन कैसे चलेगा। इसमें 2 हिस्से हैं। एक तो 5वीं अनुसूची, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर बाकी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होती है। अच्छा। और इन 4 राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं, उनके लिए 6ठी अनुसूची है। तो पहले ये 5वीं अनुसूची वाले राज्य कौन-कौन से हैं अभी? अभी जो लिस्ट है उसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान, इन राज्यों में 5वीं अनुसूची के तहत क्षेत्र आते हैं। और इन राज्यों में क्या खास व्यवस्था है? इन राज्यों में एक जनजातीय सलाहकार परिषद यानी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल टैक बनाने का प्रावधान है। इसमें ज्यादातर सदस्य उस राज्य की विधानसभा के अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि होते हैं। और ये परिषद आदिवासी कल्याण और उन्नति से जुड़े मामलों पर राज्यपाल को सलाह देती है। अच्छा, ये सलाहकार निकाय है। जी। और 5वीं अनुसूची का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि इन इलाकों में रहने वाले आदिवासी समुदायों के जमीन के अधिकार, उनके पारंपरिक रिवाज, उनके हितों की रक्षा हो। इसमें राज्यपाल को काफी शक्तियां दी गई हैं। वो निर्देश दे सकते हैं कि संसद का या राज्य विधानसभा का कोई कानून इन क्षेत्रों में लागू होगा या नहीं, या अगर लागू होगा तो किन बदलावों या अपवादों के साथ होगा। अच्छा, मतलब वो कानून को मॉडिफाई कर सकते हैं इन क्षेत्रों के लिए? हाँ, कर सकते हैं। वो आदिवासियों की जमीन के ट्रांसफर को रोक सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। जो मनी लेंडिंग होती है, साहूकारों का काम, उसे रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये एक तरह से इन क्षेत्रों के लिए एक विशेष प्रशासनिक कवच जैसा है। और 6ठी अनुसूची, वो तो और भी विशिष्ट है, सुना है? हाँ, 6ठी अनुसूची उन 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के कुछ खास जनजातीय क्षेत्रों के लिए है। यहाँ पर स्वायत्त जिला परिषदें, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और स्वायत्त क्षेत्र, ऑटोनोमस रीजन्स बनाने का प्रावधान है। स्वायत्त जिला परिषदें,
मतलब ऑटोनमस। जी, ऑटोनमस। इनको काफी हद तक स्वशासन का अधिकार मिलता है। ये जमीन, जंगल, नहर का पानी, झूम खेती, गांव या शहर का प्रशासन, संपत्ति का उत्तराधिकार, शादी और तलाक, सामाजिक रीति रिवाज, इन जैसे कई मामलों पर कानून बना सकती हैं। अरे वाह, कानून बनाने का अधिकार। हाँ, और सिर्फ कानून ही नहीं, इन्हें कुछ न्यायिक शक्तियां भी मिलती हैं। जैसे ये अपने बनाए कानूनों के तहत मामलों को सुनने के लिए ग्राम परिषद या अदालतें स्थापित कर सकती हैं। कुछ प्रशासनिक शक्तियां भी होती हैं, जैसे स्कूल, डिस्पेंसरी, बाजार वगैरह का प्रबंधन करना। तो ये तो काफी ज्यादा स्वायत्ता है। बिल्कुल, ये भारत के भीतर ही स्वशासन का एक अनूठा मॉडल है, जो इन क्षेत्रों के विशिष्ट ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इनके अलावा अनुच्छेद 275 भी है शायद, जो केंद्र से राज्यों को मदद की बात करता है। जी हाँ, अनुच्छेद 275 ये केंद्र सरकार को अधिकार देता है कि वो राज्यों को विशेष अनुदान मतलब ग्रांट्स इन एड दे सकती है। किस लिए? खास तौर पर अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने वाली योजनाओं के लिए और अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर सुधारने के लिए। ये वित्तीय सहायता बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर इन क्षेत्रों में विकास के लिए ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। ये अनुदान पक्का करता है कि पैसे की कमी इन विशेष संवैधानिक योजनाओं के आड़े ना आए। ठीक है, अब आते हैं नौकरियां और सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व पर। हाँ, ये भी एक अहम पहलू है। अनुच्छेद 16(4) है, जो कहता है कि राज्य पिछड़े हुए नागरिकों के किसी भी वर्ग के लिए जिनका सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनके पक्ष में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। जी, और इसमें अनुसूचित जनजातियां भी स्पष्ट रूप से शामिल मानी जाती हैं। फिर बाद में अनुच्छेद 16(4) भी जोड़ा गया। हाँ, वो प्रमोशन में आरक्षण की बात करता है। वो कहता है कि अगर राज्य को लगता है कि एससीज या एसटीज का सरकारी नौकरियों में पदोन्नति यानी प्रमोशन में भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उनके लिए प्रमोशन में भी आरक्षण किया जा सकता है। अच्छा, एंट्री लेवल पर भी और प्रमोशन में भी। जी, और फिर 16(4)B भी है, जो बैकलॉग वैकेंसीज की बात करता है। बैकलॉग मतलब जो सीटें खाली रह गईं। हाँ, अगर किसी साल आरक्षण की कुछ सीटें नहीं भर पाती, तो उन्हें अगले साल या उसके बाद के सालों में भरने के लिए अलग से रखा जाएगा, और जब उन्हें भरा जाएगा तो वो उस साल की कुल वैकेंसीज पर जो 50% आरक्षण की सीमा होती है उसमें नहीं गिनी जाएंगी। अच्छा, ये 50% की सीमा से अलग रहेंगी। जी, ताकि बैकलॉग को भरा जा सके। ये सारे प्रावधान जो हैं 16(4), 16(4)A, 16(4)B, ये सकारात्मक कार्रवाई या अफर्मेटिव एक्शन के उदाहरण हैं। इनका मकसद सिर्फ कागजी बराबरी नहीं, बल्कि हकीकत में जो ऐतिहासिक असमानताएं रही हैं उन्हें दूर करना है, ताकि सरकारी सेवाओं में समाज के सभी वर्गों की, खासकर हाशिए पर रहे वर्गों की भागीदारी हो सके। ये माना गया कि सिर्फ बराबरी का मौका दे देना काफी नहीं है, उन लोगों को थोड़ा सहारा देने की जरूरत है जो दौड़ में बहुत पीछे से शुरू कर रहे हैं। लेकिन यहीं पर एक और अनुच्छेद है 335, जो थोड़ी अलग बात करता है या कहें संतुलन बनाता है। हाँ, अनुच्छेद 335 ये कहता है कि संघ या राज्य की सेवाओं और पदों पर नियुक्तियां करते समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों का ध्यान तो रखा जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ प्रशासन की दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को बनाए रखने का भी ध्यान रखा जाएगा। तो ये एक तरह का संतुलन है, आरक्षण भी हो, प्रतिनिधित्व भी बढ़े, लेकिन काम की गुणवत्ता पर असर न पड़े। बिल्कुल, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अक्सर आप जानते हैं बहस का विषय रहने वाला संतुलन है। हाँ। एक तरफ सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व बढ़ाने का संवैधानिक लक्ष्य है, और दूसरी तरफ प्रशासनिक कामकाज की गुणवत्ता बनाए रखने की व्यवहारिक चिंता। संविधान दोनों बातों को सामने रखता है, और असल में इस संतुलन को कैसे साधा जाए ये हमेशा एक चुनौती रहती है, जिस पर लगातार विचार होता है। बिल्कुल। चलिए अब राजनैतिक प्रतिनिधित्व की ओर बढ़ते हैं। यहाँ भी संविधान ने खास इंतजाम किए हैं। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण इंतजाम है। अनुच्छेद 330 है, जो लोकसभा में यानी संसद के निचले सदन में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करता है। और ये आरक्षण कैसे तय होता है? ये उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर होता है। ठीक है। और राज्यों की विधानसभाओं के लिए? उसके लिए अनुच्छेद 332 है। ये राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करता है, फिर से उसी राज्य में उनकी आबादी के अनुपात में। तो लोकसभा में भी, विधानसभा में भी? हाँ, और ये सिर्फ यही तक सीमित नहीं है। जब 73वां और 74वां संशोधन आया, पंचायती राज और नगरपालिकाओं वाला, हाँ,
तो अनुच्छेद 243D जोड़ा गया, जो पंचायतों में यानी स्थानीय सुशासन के स्तर पर भी अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। अच्छा, मतलब जमीनी स्तर पर भी। जी। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण इंतजाम है। अनुच्छेद 330 है, जो लोकसभा में यानी संसद के निचले सदन में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करता है। और ये आरक्षण कैसे तय होता है? ये उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर होता है। ठीक है। और राज्यों की विधानसभाओं के लिए? उसके लिए अनुच्छेद 332 है। ये राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करता है, फिर से उसी राज्य में उनकी आबादी के अनुपात में। तो लोकसभा में भी, विधानसभा में भी? हाँ, और ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। जब 73वां और 74वां संशोधन आया, पंचायती राज और नगर पालिकाओं वाला, हाँ, तो अनुच्छेद 243D जोड़ा गया, जो पंचायतों में यानी स्थानीय स्वशासन के स्तर पर भी अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। अच्छा, मतलब जमीनी स्तर पर भी? जी,
और सिर्फ सीटों का ही नहीं, बल्कि पंचायतों में अध्यक्ष के पदों पर भी उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था है, उनकी आबादी के अनुपात में। तो ये जो त्रिस्तरीय आरक्षण है, लोकसभा, विधानसभा, पंचायत, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये पक्का करना है कि नीति निर्माण के हर स्तर पर राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय अनुसूचित जनजातियों की आवाज सुनी जाए। ये सिर्फ गिनती बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि उनके मुद्दे, उनकी चिंताएं, उनकी जरूरतें, उनका नजरिया नीति निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा बने। ये लोकतंत्र को सही मायनों में ज्यादा समावेशी और प्रातिनिधिक बनाता है। इन आरक्षणों की कोई समय सीमा भी थी क्या शुरू में? अनुच्छेद 334 शायद? हाँ, अनुच्छेद 334 में मूल रूप से ये प्रावधान था कि ये लोकसभा और विधानसभाओं वाले आरक्षण संविधान लागू होने के 10 साल बाद खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये तो अब भी हैं। जी, क्योंकि इसे समय समय पर संविधान संशोधनों के जरिए बढ़ाया जाता रहा है। हर 10 साल पर इसे आगे बढ़ाया गया है। अभी हाल में इसे 2030 तक के लिए बढ़ाया गया है। तो ये दिखाता है कि अभी भी इनकी जरूरत महसूस की जा रही है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि विधायिका का मानना है कि इन समुदायों को अभी भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व में विशेष संरक्षण की आवश्यकता है। और एक और बात आपने कही थी, अनुच्छेद 371 में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है। जी हाँ, अनुच्छेद 371 और उसके बाद के कुछ अनुच्छेद 371A से 371J तक कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करते हैं। इनमें से कई राज्य ऐसे हैं जहां बड़ी जनजातीय आबादी है, जैसे नागालैंड 371A, असम 371B, मणिपुर 371C, सिक्किम 371F, मिजोरम 371G, अरुणाचल प्रदेश 371H। इन प्रावधानों में उन राज्यों की विशिष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक या आर्थिक परिस्थितियों या वहां के स्थानीय लोगों, खासकर जनजातीय लोगों के हितों की रक्षा के लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कितना लचीला है। वो एक साइज सब पर फिट वाला रवैया नहीं अपनाता, बल्कि अलग-अलग क्षेत्रों की जरूरतों को समझता है। सही है। आखिर में एक महत्वपूर्ण संस्था का जिक्र भी जरूरी है मेरे ख्याल से, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग। जी हाँ, बिल्कुल। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स (NCST) इसका गठन अनुच्छेद 330A के तहत किया गया है। ये क्या काम करता है? ये एक संवैधानिक निकाय है, मतलब संविधान ने ही इसे बनाया है और इसे शक्तियां दी हैं। इसका मुख्य काम है संविधान या किसी और कानून के तहत अनुसूचित जनजातियों को जो भी सुरक्षा उपाय दिए गए हैं, उनसे जुड़े सभी मामलों की निगरानी करना, उनकी जांच करना। अच्छा, एक तरह की निगरानी संस्था। हाँ, निगरानी भी करती है, और अगर अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है या उनके साथ कोई अन्याय होता है, तो उससे जुड़ी शिकायतों की जांच भी करती है। इसके अलावा ये उनके सामाजिक आर्थिक विकास की जो योजनाएं बनती हैं, उस प्रक्रिया में भाग लेती है और सलाह देती है, उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करती है और इन सब मामलों पर राष्ट्रपति को सालाना या जब भी जरूरी समझे रिपोर्ट देती है। तो ये एक काफी शक्तिशाली और महत्वपूर्ण निकाय है। जी, ये अनुसूचित जनजातियों के हितों का एक तरह से प्रहरी है। उनकी आवाज को सरकार और राष्ट्रपति तक पहुंचाने का एक संवैधानिक जरिया है। तो अगर हम पूरी चर्चा को समेटें तो ये साफ है कि भारतीय संविधान अनुसूचित जनजातियों के लिए एक बहुत ही विस्तृत, एक बहुआयामी सुरक्षा कवच देता है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। उनकी पहचान तय करने से लेकर अनुच्छेद 342, 366, उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाने, अनुच्छेद 17, 23, 24, उनकी शिक्षा और संस्कृति के संरक्षण, अनुच्छेद 15, 4, 29, 46, 350A, उनके आर्थिक हितों और विशेष प्रशासनिक जरूरतों, अनुच्छेद 244, 5वीं छठी अनुसूची 275, सरकारी नौकरियों में अवसर, अनुच्छेद 16(4), 335 और राजनीतिक प्रतिनिधित्व, अनुच्छेद 330, 332, 243D तक लगभग हर पहलू पर ध्यान दिया गया है। और फिर उनकी निगरानी के लिए एक आयोग, अनुच्छेद 338A भी है। ये सब मिलकर एक बहुत मजबूत ढांचा बनाते। ये ढांचा निस्संदेह बहुत प्रभावशाली है। ये हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता, उनकी गहरी सामाजिक समझ और समावेशी भारत बनाने की उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। लेकिन यहाँ रुककर एक अहम सवाल सोचने का है। कागज पर ये प्रावधान जितने शानदार हैं, जमीन पर हकीकत में इनका असर कितना हुआ है?
हाँ, ये तो बड़ा सवाल है। क्या ये सारे सुरक्षा उपाय, ये कल्याणकारी योजनाएं, ये विशेष अधिकार देश के सबसे दूर दराज के कोने में बैठे सबसे वंचित आदिवासी व्यक्ति तक वास्तव में पहुंच पा रहे हैं? क्या उनके जीवन में वो बदलाव आ रहा है जिसकी उम्मीद संविधान करता है? इन कानूनों और प्रावधानों को लागू करने में असली चुनौतियां क्या हैं? क्या वो प्रशासनिक मशीनरी की कमी है, या सामाजिक पूर्वाग्रह है, या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, या संसाधनों का अभाव है, या फिर इन समुदायों में खुद जागरूकता की कमी है, या इन सबका मिला-जुला असर है? ये सारे ही मुद्दे हो सकते हैं। बिल्कुल। और सबसे जरूरी सवाल ये है कि इन चुनौतियों से निपटा कैसे जाए। कैसे ये सुनिश्चित किया जाए कि संविधान की जो नेक नियत है और ज़मीनी हकीकत है, उसके बीच का जो फासला है वो कम हो। ये वो सवाल हैं जिन पर हमें, आपको, नीति निर्माताओं को, समाज को, सबको लगातार सोचने और ईमानदारी से काम करने की ज़रूरत है। ये सिर्फ एक अकादमिक चर्चा का विषय नहीं है, ये लाखों लोगों के जीवन और भविष्य से जुड़ा सवाल है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सोचने वाली बात है कि ये संवैधानिक वादे हकीकत कैसे बने। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।